हेलो गाइस, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो रहेंगे वो कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों ने पूरे लेक्चर के साथ बने रहना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है हमारी कंट्री की, जिसको हम नालसा भी बोलते हैं। और नालसा से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक केस था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे 2014 में आया था, ठीक है। तो 2014 में ये जजमेंट एक निकल के आया था ट्रांसजेंडर को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहता है कि ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर यहाँ पे काउंट करना है। तो इसी जजमेंट के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें कवर अप की गई। तो ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो रिसेंटली ही अभी मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि जो फंड है लोकेटेड बाय द नालसा, उसकी डिटेल्स जो हैं वो पूरी की पूरी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो लीगल एड प्रोग्राम्स जो रहते हैं हमारे इंडिया में, नालसा का मतलब क्या रहता है, मैं सीधी तरीके से बोलूँ कि नालसा क्या करती है यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करती है, लोगों को फ्री जो है कानूनी सहायता प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे लोक अदालत लगाई जाती है, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द जो है स्पीडी ट्रायल से लोगों को न्याय मिल सके। क्लियर। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारी कंट्री में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट है, क्या ये न्याय प्रोवाइड नहीं करवाते हैं? ये तो प्रोवाइड करवाते हैं, बट सभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लॉयर की फीस भर सके, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो गरीब तबका है हमारी सोसाइटी का, उनके लिए यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये नालसा जो है उनके लिए क्या करता है, यानी कि जो हमारा गरीब तबका है सोसाइटी का, उनकी हेल्प करता है, यानी कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाता है, निशुल्क कानूनी सहायता। तो आई होप आपको नालसा के बारे में ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नालसा आखिर है क्या, कब फाउंड किया गया। इंपॉर्टेंट एक्ट आप याद रखिएगा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत नालसा को यहाँ पे जो है लाया गया और फाउंड किया गया कब, 1995 में, ताकि यहाँ पे मोनिटर रिव्यू किया जा सके जो लीगल एड प्रोग्राम्स हैं, लोक अदालत जो लगाई जाती हैं, और यहाँ पे जो रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं लीगल सर्विसेज का जो इस एक्ट के अंडर रखा गया है, उसको सही तरीके से कवर अप किया जा सके। और यहाँ पे फंडिंग एंड ग्रांट जो दिए जाते हैं स्टेट लीगल सर्विसेज सर्विस अथॉरिटी को, एंड ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेल्प करती है लीगल एड सिस्टम एंड इनिशिएटिव्स जो रहते हैं उसके लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में देखिए आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A यानी कि इसको अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान में एड ऑन किया गया, यानी कि चेंजेस किए गए हैं। अमेंडमेंट का मतलब ही क्या रहता है कि चेंजेस करना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है, प्रोवाइड करवा रखे हैं कि स्टेट क्या करता है, सिक्योर करता है लीगल सिस्टम को एंड प्रमोट करता है जस्टिस को, बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाएगा आर्टिकल 39A के तहत। तो आर्टिकल 39A जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, आर्टिकल 14 एंड 22 का जो पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पे ऑब्लिगेटरी है फॉर द स्टेट कि वो इंश्योर करे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड लीगल सिस्टम, और प्रमोट करे जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो ये आर्टिकल्स 14, 22 याद रखिएगा, आर्टिकल 39A भी आप लोगों ने याद रखना है। अब नालसा की बात करें, नालसा सेंट्रल लेवल पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अगर बात करें स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं। और यहाँ पे बात करें हम लोग डिस्ट्रिक्ट के, तो डिस्ट्रिक्ट जो जज रहता है यहाँ पे काम करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम नालसा के बारे में और भी चीज़ें देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल यहाँ पे बात की जाती है, न्याय सबके लिए है। क्लियर। तो प्रोवाइड यहाँ पे करवाई जाती है फ्री लीगल एड एंड एडवाइस, एंड यहाँ पे लीगल अवेयरनेस फैलाने की बात की जाती है। लोक अदालत यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है। आप देख सकते हैं जैसे पंजाब में वुमेन कमीशन है, वुमेन कमीशन की चेयरमैन जो है मनीषा गुलाटी जी, वो लोक अदालत लगाती है ताकि जो वुमेन से रिलेटेड इशू है वो जल्द से जल्द सॉल्व किए जाएँ। क्लियर। तो यहाँ पे प्रमोट किया जाता है सेटलमेंट स्पेशली डिस्प्यूट का, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, वेरियस काइंड ऑफ एडीआर मैकेनिज्म रहता है, आर्ट्रिब्यूशन कंसिलेशन, एंड यहाँ पे जुडिशियल सेटलमेंट उसमें इंक्लूडेड रहती है आपकी लोक अदालत एंड मीडिएशन। ओके, यानी कि आपस में सुलह करवाने की बात यहाँ पे की जाती है। और यहाँ पे कंपनसेशन जो है विक्टिम को दिया जाता है। क्लियर। अगर उसके साथ कोई क्राइम हुआ है तो
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं वेरियस जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, मैंने आपको बता दिया कि वेरियस लेवल में लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे नेशनल लेवल पे है नालसा, क्लियर, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इसको अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसके चीफ रहते हैं। ओके, स्टेट लेवल की अगर बात करें, यहाँ पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बोला जाता है, हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड यहाँ पे ये वर्क करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं इसके। तालुका सब डिवीजन लेवल की बात करें तो तालुका सब डिवीजन लीगल सर्विस कमेटी, इसके हेड होते हैं सीनियर सिविल जज होते हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी एंड सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी यहाँ पे काम करती है। तो ये आप लोगों के माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट अब नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल कौन कौन है, पहले नंबर पे तो वुमेन एंड चिल्ड्रन आ जाते हैं। उसके बाद मेंबर्स ऑफ एससी एंड एसटी, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम जो है मास डिजास्टर हुआ, उसके साथ वायलेंस हुआ, फ्लड जैसे, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो गया, डिसेबल पर्सन हो गया, पर्सन इन कस्टडी है, ठीक है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, क्राइम का मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट ही हुआ है उससे, क्लियर, तो उसकी सज़ा जो है उसको 2 साल की है, बट वो 5 साल से अभी जेल में ही पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें एकदम आपको देखने को सिचुएशन गलत देखने को मिलती है। तो इसके तहत क्या रहता है कि स्पीडी ट्रायल करवाया जाता है जो पर्सन को ऑलरेडी कस्टडी में लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एनुअल इनकम ऑफ लेस देन अमाउंट, यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है रिस्पेक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कोई केस जो है कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट लेस देन 5 लाख, एंड इन केस ऑफ बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ओके, यहाँ पे विक्टिम जो है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स ऑफ का भी यहाँ पे मुद्दा जो है उठाया जाता है। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इससे लेकर, जैसे लीगल सर्विस मोबाइल ऐप यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे जो है एक्सेस टू जस्टिस की बात की जाती है, नालसा के द्वारा लॉन्च किया गया लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप ऑन एंड्रॉयड और एप्पल जो मोबाइल फ़ोन है उसके लिए भी। दिशा स्कीम की अगर हम बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा लॉन्च किया गया कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक इंटीग्रेटेड एंड सिस्टमेटिक सोल्यूशन निकाला जा सके, स्पेशली जस्टिस प्रोवाइड करवाया जा सके इंडिया लेवल पे, एंड थ्रू दी स्कीम टाइटल जिसका नाम है दिशा पोर्टल भी आप बोलते हैं, ठीक है, जैसे डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। तो इम्प्लीमेंट ये किया गया है 2021 से 2026 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है जस्टिस प्रोग्राम्स की जो मर्ज की गई अंडर दिशा स्कीम, एंड यहाँ पे अपस्केल किया गया ऑल इंडिया लेवल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली लॉ हो गया। टैली लॉ के तहत क्या रहता है कि जैसे ऑनलाइन ही हम लोग जो है अपने डिस्प्यूट क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि लॉयर से बात हो सकती है, जज से जो है वो बातचीत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, प्री लिटिगेशन एडवाइस दी जाती है, एंड यहाँ पे टाइमली रिड्रेसल किया जाता है डिफ़िकल्टीज जो देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का उसको कनेक्ट किया जा सकता है, मार्जिनलाइज जो सेक्शन है सोसाइटी का। ओके, तो यहाँ पे पैनल लॉयर्स रहते हैं, रहते हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनिक फैसिलिटी, एंड अवेलेबल है ये कॉमन सर्विस सेंटर्स में, क्लियर। तो यहाँ पे न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज यहाँ पे लाई गई। बेसिकली इसका एम क्या है कि यहाँ पे जो बात की गई है, क्रिएटिंग फ्रेमवर्क डिस्पेंशनेट ऑफरिंग प्रो बोनो लीगल सर्विसेज अक्रॉस द इंडिया। ये लिंक करेगा पर्सन टू एलिजिबल जो है एवेल फ्री लीगल एड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 के तहत, क्लियर। तो यहाँ पे न्याय मित्रा ऐप जो है वो भी लाया गया, स्कीम लाई गई है, लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस स्कीम भी यहाँ पे लाई गई है, जो दिशा स्कीम जो है उसके अंडर मर्ज कर दी गई है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसके बारे में कुछ आपके सामने स्टेटमेंट्स है, और 2013 में यूपीएससी के द्वारा ये पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि जो ऑब्जेक्टिव है जो प्रोवाइड करवाने का फ्री एंड कंपेटेंट लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शन के लिए ऑफ दिस सोसाइटी बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम लोगों ने अभी पढ़ा था इसके बारे में, क्लियर। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि जो गाइडलाइंस दी जाती है वो दी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 एंड नो 2। तो सही आंसर जो है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो ये सारा जो टॉपिक है आप लोगों के सामने कवर अप किया है। अगर कोई भी डाउट होगा तो अपने डाउट को प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इम्पॉर्टेंट
डे के बारे में जो आपसे अभी डिस्कस करना है, इनकम टैक्स डे। तो इनकम टैक्स डे जो है 24 जुलाई को हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 162nd इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया गया, जिसको आयकर दिवस भी बोलते हैं। आपको पता ही है कि इनकम टैक्स जो है एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, तो एनुअली ये पे करना पड़ता है सैलरी के बेसिस पे। तो ये पर्पस क्या है इस टैक्स का, कि कंपेंशनेट करना है लॉसेस इनकर्ड बाय द ब्रिटिश रेगमी ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल 1857। ठीक है, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें निकल के आई। और फर्स्ट जो हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया 2010 में स्टार्ट किया गया। क्लियर। तो इनकम टैक्स डे जो है 24 जुलाई याद रखिएगा। आइए मनाएं ईमानदारी का उत्सव। क्लियर। तो ये क्लीन मनी की यहाँ पे बात की जाती है। हम यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है इस डे से रिलेटेड। तो इसके चेयरपर्सन कौन रहते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सीनियर मोस्ट IRS रहते हैं। ठीक है, जो एक सिविल सर्वेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। चेयरपर्सन जो रहते हैं CBDT के, ये स्पेशल सेक्रेटरी रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये कैडर जो रहता है इनका कंट्रोल करता है अथॉरिटी ऑफ द इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है, IRS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये कनेक्टेड है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के अपॉइंट करते हैं फॉर द ऑफिस इज अप्रूव बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। इनका कोई फिक्स्ड एनुअल नहीं होता है, तो इस इनके टर्म को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इनॉग्रल होल्डर जो हैं वो थे यहाँ पे जमुना प्रसाद सिंह, आज के टाइम में चेयरमैन है इसके नितिन गुप्ता। इस्टेब्लिश इसको 1924 में किया गया था, हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। हाल ही मैंने ये डिस्कस किया था द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जो हमारे देश की 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है, और ये फर्स्ट इंडियन ट्राइबल प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो डिटेल में और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है आफ्टर दी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और ये ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से निकल के आती हैं। और यहाँ पे मुर्मू जो है बिलोंग्स टू संथाल ट्राइब, एंड यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये संथाल ट्राइब से हैं, और ये थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स है हमारी कंट्री में आफ्टर दी गोंड एंड भील। हु इज़ अ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट जो है ये हेड ऑफ द इंडियन स्टेट रहते हैं एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माने जाते हैं। इलेक्शंस की अगर बात करें तो इनको इलेक्ट जो किया जाता है इलेक्ट्रोल कॉलेज के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोल कॉलेज यहाँ पे एक बॉक्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे नाम, एक पर्ची रहती है, 3-4 पर्सन के यहाँ पे नाम होते हैं कि किसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस के बेसिस पे वोटिंग की जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है इनको इलेक्ट्रोल कॉलेज, और कंसिस्ट होता है इसमें MPs रहते हैं बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड MLAs यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन सी यूनियन टेरिटरीज के जो MLAs हैं तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, वो है दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये इंपॉर्टेंट है। बट नोट द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा एंड असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, नॉमिनेट मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे राज्यसभा में 12 नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, और यहाँ पे लोकसभा में तो 2 थे एंग्लो इंडियन, बट उनको क्या कर दिया गया है, उनकी सीट्स को खारिज कर दिया गया है। क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 54 to 62 के बिटवीन आता है। और यहाँ पे हम पावर्स की बात करें, अगर प्रेसिडेंट इंजॉय कौन कौन सी पावर्स करते हैं, पहली तो लेजिस्लेटिव पावर है, दूसरी है यहाँ पे आपकी अपॉइंटिंग पावर, मिलिट्री पावर, पार्डनिंग पावर एंड एमरजेंसी पावर। लेजिस्लेटिव पावर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या कर सकते हैं, इनके पास, प्रेसिडेंट के पास पावर है लोकसभा को डिसॉल्व करने की, और यहाँ पे जो फाइनल असेंट दिया जाता है बिल को पास करने का, वो भी प्रेसिडेंट के हाथ में है। और यहाँ पे प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस की बात की जाती है पार्लियामेंट की, जो सेशन में नहीं है। यानी कि अगर कोई सेशन जैसे मॉनसून सेशन हो गया, बजट सेशन, अगर ये सेशन अभी ड्यूरेशन में नहीं है तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे सम्मन भी दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा बोथ हाउसेस को, ताकि ज्वाइंट सिटिंग हो सके। अपॉइंटिंग पावर की अगर बात करें तो ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अदर जजेस जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको, एंड जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, अम्बेसडर जो अनदर कंट्री में होते हैं हमारी कंट्री के, एंड अटॉर्नी जनरल एंड एक्सेट्रा, और भी जो आप देख सकते हैं जो अपॉइंटमेंट्स रहते हैं इनके द्वारा की जाती हैं। अब हम मिलिट्री पावर्स की बात कर लेते हैं। तो ये कमांडर इन चीफ होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, अपॉइंट इनको किया ये अपॉइंट करते हैं
किस किस के चीफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ। इनके पास ऑल्सो पावर है जो डिक्लेयर करती है वॉर, कंक्लूड पीस विद एनी कंट्री। एडवाइस किसकी रहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, बट हेड किसके द्वारा होती है, ये पीएम के द्वारा, ठीक है। ट्रीटीज जो रहती है अदर कंट्रीज के साथ हम लोगों की, तो इनके ही साइन होते हैं उसके ऊपर। तो पार्डनिंग पावर की हम लोग बात करें जो आर्टिकल 72 के तहत आता है, तो यहाँ पे जो ग्रांट दी जाती है पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ, पार्डनिंग पावर यानी कि माफी दी जाती है इनके द्वारा, क्लियर। तो ये ग्रांटेड है मिलिट्री कोर्ट और पनिशमेंट इन डेथ ऑफ, क्लियर। यानी कि अगर जो डेथ की पनिशमेंट है कौन कम कर सकता है, वो प्रेसिडेंट कम कर सकते हैं, ठीक है, वो हटा सकते हैं। यानी कि डेथ की जगह उनको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। अगर किसी को उम्र कैद मिली है तो उसकी भी सज़ा कम हो सकती है। तो इमरजेंसी पावर की हम लोग बात करें, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 जो है 3 टाइप की इमरजेंसी है हमारी कंट्री में। स्टेट नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पे रूल जो है इंडिविजुअल, स्टेट और द होल नेशन टाइम्स ऑफ द इमरजेंसी क्या क्या रहेगा, तो ये सारी की सारी पावर्स जो है ये प्रेसिडेंट इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 50 जो है 52 जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर जो रहती है प्रेसिडेंट की, उसकी बात करता है। आर्टिकल 72 यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर की बात करता है ग्रांट पार्डन्स की, यानी कि जो माफ़ी की जो पावर है। सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस करता है सर्टन केसेस में। आर्टिकल 74 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है, एडवाइस दी प्रेसिडेंट। आर्टिकल 85 जो है सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स प्रोपोगेट एंड डिसोल्यूशन की बात करता है। आर्टिकल 111 जो है ये बिल को असेंबली, यानी कि बिल जब पास हो जाता है उनके साइन जब चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट के, तो ये पावर आर्टिकल 111 में रखी गई है। आर्टिकल 112 की बात करें तो यूनियन बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। आर्टिकल 123 की बात करें, यहाँ पे पावर जो रहती है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस को लेके, तो यहाँ पे आर्टिकल 123 जो है ये प्रेसिडेंट के पास है ऑर्डिनेंस को लेके। आर्टिकल 213 की बात करें तो ये गवर्नर के पास पावर है ऑर्डिनेंस को लेके स्टेट लेवल पे। आर्टिकल 143 की बात करें तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, कंसल्ट की सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 के तहत। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे लिस्ट है सारे जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं आज के टाइम में, क्लियर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके यहाँ पे श्री रामनाथ कोविंद जी तक, तो कौन कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ये आप नाम जो है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और ये एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनके द्वारा 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सर्व किया गया, क्लियर। तो जाकिर हुसैन जी थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और ये शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री में, यानी कि 2 साल से कम। और यहाँ पे 2 प्रेसिडेंट की बात करें, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये 5th प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे अपनी टर्म के दौरान, यानी कि जब अपनी पोजीशन पे ये थे उसी दौरान इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। फिर प्रेसिडेंट जो जाकिर हुसैन थे, इनकी डेथ हुई 1969 में। देन द वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी वाज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, क्लियर। तो उस टाइम क्या जो वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद वीवी गिरी के द्वारा रिजाइन दे दिया गया टू contest द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया थे एम हत्याउल्ला एज अ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्लियर, ताकि आने वाले लेक्चर में इसको क्लियर किया जा सके। यहाँ पे बात की जा रही है फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुणा के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे अनवील किया गया है इंडिया का फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन। तो पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पे स्पेशली इंडियन नेवी के लिए क्या किया गया है, इसको सौंपा गया है इंडियन नेवी को। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा एड्रेस किया गया नेवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन जो है सेमिनार स्वावलंबन, ओके। तो यहाँ पे जो थी डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वरुणा ड्रोन जो है, वरुणा नाम याद रखिएगा, ये ड्रोन का नाम है, पैसेंजर ड्रोन है जो इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया गया है पीएम के द्वारा। तो यहाँ पे जो है ड्रोन स्टार्टअप की यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन दिस प्रेजेंस। जो वरुणा ड्रोन है ये डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया बाय द स्टार्टअप, एंड द कैपेसिटी जो है कैरी करने की 1% इनसाइड, ओके।
और वरुणा जो इंडिया का फर्स्ट ड्रोन है जो कैरी करेगा ह्यूमन पेलोड को भी, तो रेंज इसकी 25 किलोमीटर तक ही जा सकता है। और ये कितना जो वेट है वो कैरी कर सकता है, 130 केजी पेलोड कैरी कर सकता है। और ये फ्लाइट टाइम जो इसका रहेगा 25 टू 33 मिनट्स तक ही अपने डिस्टेंस को कवर करेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं इसकी PDF के लिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिए एंड फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।